हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और मैंने लाइव स्टार्ट किया था। रात में हम लोग 2 घंटे के लिए पीवाईक्यू करते थे। जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए थे तो उनसे मैं सॉरी ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने लाइव भी नहीं किया है और मेरी पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और आपको पता है कि मैं उन्हें अम्मा बोलती हूँ और हम लोग इतना ज़्यादा उनसे अटैच हैं, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो हमें मेरी दादी ने ही बड़ा किया हुआ है, तो हम लोगों के लिए सब कुछ वही है। तो इस वजह से थोड़ा-सा फ्रेंड्स उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी था और उनको देखना बहुत ज़रूरी था। सारी चीज़ें साइड में रख कर के सिर्फ हम लोग उनकी हेल्थ में लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और फ्रेंड्स, जब उनको कुछ होता है तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे आप लोग अपनी मम्मी से अटैच होते हैं, वैसे ही हमारा दादी के साथ रिलेशन है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने हमें इतना बड़ा किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दादी की मेरी एज लगभग 75 हो चुकी है और इस एज में ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। आजकल हम जैसे लोगों को भी इतनी प्रॉब्लम्स रहने लगी हैं। आजकल के जो युवा हैं उनको शुगर और बीपी होने लग गया है। तो मेरी दादी तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हैं, तो उनके लिए तो ये सब नॉर्मल हो जाता है इस एज में। लेकिन बहुत ज़्यादा सोडियम दादी का कम हो गया था और शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, तो हमें हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा। और दादी को पहले से ही गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। लेकिन इस बार डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ स्टोन फँस सकता है। तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इस एज में रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और डॉक्टर कह तो रहे हैं कि ठीक हो जाता है और ठीक हो जाएगा, करा लीजिए ऑपरेशन। लेकिन हमें थोड़ा-सा डर लग रहा है। अब देखते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ऑपरेशन के अलावा तो फिर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। आप सब प्रे करिएगा मेरी दादी जल्दी अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी उनकी कुछ तबीयत ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा अपनी पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। काफ़ी टाइम हो गया था और कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो मैंने पीवाईक्यू से स्टार्ट किया है। कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और फिर मैं लाइव भी स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर। पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला सेलिब्रेट कर रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा को और लेकर आ रहे हैं ऑफर सारे एस्पिरेंट्स के लिए। अपने सारे बैचेस पर 79% तक का डिस्काउंट बीपीएससी के बैचेस में और 92% तक का डिस्काउंट यूपीपीएससी के बैचेस में। इनके बैचेस में मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं AS500, जिससे आपको सभी बैचेस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, मेरा कूपन कोड पीडब्ल्यू के सारे स्टेट पीएससी पे लगेगा, तो आप पीडब्ल्यू के भी स्टेट पीएससी के बैचेस पे मेरे कूपन कोड से डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी एंड ओपीएससी। तो फ्रेंड्स, इनके यूपीपीएससी के बैचेस कुछ इस तरह हैं। सक्षम 3.0 यूपीपीएससी 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी इंग्लिश में 4499 रुपीज में। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2026 हिंदी में 4499। आक्रोश फास्ट ट्रैक यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी इंग्लिश में 1499 रुपीज में। और फ्रेंड्स, इनके बीपीएससी के बैचेस कुछ इस तरह हैं। सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी इंग्लिश में 4499 रुपीज में। प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी में 4499 रुपीज में। निर्णायक 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज बैच बाइलिंगुअल 699 रुपीज में। तो फ्रेंड्स, इन सभी बैचेस की लिंक और मेरा कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि लास्ट टाइम पर किस तरह से पढ़ा जाए आरो के लिए। तो ये जो अब 17 डेज़ बचे हुए हैं हमारे पास, इसके लिए इस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से डेज़ को डिवाइड करके टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं आरो एग्जाम में, प्रीलिम्स में। ठीक है, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और हिंदी के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है आरो का। और यहाँ पर देख लीजिए आप कि इन दोनों को मिला करके टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर आपको टारगेट देखना है कि आपको क्या नंबर लाने चाहिए, तो 130 से 135 तक के आपको लेकर के आना है। ठीक है, और हिंदी में आप टारगेट करिएगा कि 57 तक आप लेकर के आए। ठीक है, आपके करेक्ट क्वेश्चन जो है वो 57 तक करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, 55 से 57 तक सेफ मार्क्स हैं। और इसी तरह से जीएस में आप 75 to 80 तक लाने का कोशिश करिएगा। और हिंदी में आपको पता है कि 6 टॉपिक्स हैं, सिलेबस में देखा होगा आपने, तो आप इसको घटना चक्र से कर लीजिए। पर डे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, और आप प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे, तो घटना चक्र मत भूलिएगा। इससे आप एक बार इन 6 टॉपिक्स को आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जीएस का देख लेते हैं। जीएस में क्या है, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो जीएस में आते हैं। ठीक है, ये सिलेबस है आरो का। साइंस, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, इकोनॉमी पूछता है, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, और करंट अफेयर, और रीजनिंग, यूपी स्पेशल। ठीक है,
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लास्ट 17 डेज़ में हमें कैसे टॉपिक्स को कवर करना है। देखिए जो पेपर हुआ था, ठीक है, अभी लास्ट वाला, जिसमें आपने देखा होगा कि यूपी के क्वेश्चन काफ़ी थे, चाहे वो करंट को लेकर के हो, चाहे वो यूपी स्पेशल को लेकर के, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए आप पहले इसको करने की कोशिश करिए। आप 2 दिन में इसको कवर करिए फटाफट। अब कुछ टाइम जब है ही नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हमें इतने जो लिमिटेड टाइम है इसमें हर चीज़ रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवीजन के पर्पज़ से आपको ये टाइम डिवाइड किया गया है कि आप रिवीजन सारी चीज़ें कर लें, कुछ टॉपिक छूटे ना, ठीक है। अगर आप एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो 2 दिन में आप ये वाला टॉपिक अपना कर लीजिए और इसी तरह से एक दिन आप रीजनिंग को दे दीजिए। रीजनिंग मैंने एक दिन इसलिए कहा है कि आप जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें आप रीजनिंग को एक बार देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन है, पैटर्न पकड़िए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई ट्रिक या फिर कोई फॉर्मूला देखने की जरूरत है, जैसे कि कैलेंडर एक टॉपिक है, क्लॉक एक टॉपिक है, इन सब में थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, आप आसानी से करके नंबर गेन कर सकते हैं, इसलिए आप एक दिन रीजनिंग को जरूर दीजिए। और हाँ, एग्जाम में भी आप करने की कोशिश करिएगा ऐसे क्वेश्चन को जो रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप एकदम से छोड़ दें, कोशिश जरूर करिएगा और इसको लास्ट टाइम के लिए रखिएगा। पहले सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका पेपर छूटे ना, ठीक है। आपको बहुत इजी भी अगर क्वेश्चन दिख जाए कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप पहले कोशिश करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन कर लें जो टिक मार्क वाले हैं और फिल कर लें आप अपनी OMR शीट। उसके बाद ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको करते हुए अपना OMR फिल करते चलिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा नहीं। और यहाँ पर फिर अब हिस्ट्री का मैंने 4 डेज रखा है, ठीक है। और आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं और इसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न है, ठीक है। अब आप लेकर के बैठेंगे एक साथ पढ़ने के लिए, तो ये सब सिलेबस टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, इन सब में कवर करना नामुमकिन है इतने कम दिन में। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट शासक देखने हैं, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड्स रहे हैं अलग अलग शासक के, ठीक है, उनको देखना है, उनकी राजधानी देखनी है, कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट होंगी उनको देखना है, ठीक है। पीवाईक्यू के बेसिस पर आप पढ़ना है आपको कि किस तरह के क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से मेडिवल हिस्ट्री में देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में आपको किस तरह से पढ़ना है, पूर्व मध्यकाल पढ़ना है, उसमें आपको शासक और राजधानी ये सारी चीज़ें देखनी है। और उसके बाद जो प्योर मेडिवल हिस्ट्री है, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल है, इन सब के आपको शासक देख लेने हैं, एक के बाद एक क्रम पूछता है। और इसमें भी जो बुक्स हैं मेडिवल हिस्ट्री में, जितनी भी बुक्स हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा कि किसने लिखी हुई हैं। इस तरह से करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में उत्तर मुगल काल देख लीजिएगा, इनके शासकों का क्रम और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, जैसे कि साइमन कमीशन हो गया और कैबिनेट कमीशन हो गया, कब हुआ था, इनका क्रम मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्रम देखना है पूरा एक बार कि कौन से इवेंट कब कब हुए थे, ठीक। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी के लिए मैंने 2 दिन रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी मैं पॉलिटी को मानती हूँ। आप इसको अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आप अच्छा पेपर सॉल्व करके आएंगे। ज्योग्राफी में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, राजधानियाँ पढ़ लेनी है और करंट अफेयर्स में देख लेना है कि कहाँ कहाँ अभी युद्ध चल रहे हैं या लास्ट 1 साल में कहाँ मतलब युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मैप में उन प्लेसेस को देख लेना, जैसे कि सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है मैप में उसको अच्छे से कर लीजिए। और जो अरेबियन पेनिनसुला है उसको अच्छे से देख लीजिए कि वहाँ पर कितने कंट्रीज़ हैं, क्या है, मतलब उधर का एरिया आप थोड़ा सा अच्छे से देख करके रखिए मैप में, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ डेल्टा बनाती हैं, इस तरह से करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। इस तरह से इन्वायरमेंट के लिए एक दिन रखिए। और इसको मैंने आपको बुक्स बताई हुई हैं, पहले जो वीडियोस बनाए हैं आप एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। ये मैंने दृष्टि से करने के लिए बोला था, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उससे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू लगा लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। इसी तरह से साइंस के काफ़ी क्वेश्चन ROAR में पूछे जाते हैं, PCS से ज़्यादा वेटेज इसमें साइंस को दिया जाता है, तो आप साइंस को अच्छी तरह से तैयार करके चाहिए। और घटना चक्र एक बार लगा लीजिए साइंस का, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लीजिए, इसी तरह से बायोलॉजी के सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 दिन इसमें आप ले लीजिए। और इसी तरह से आपको इकोनॉमी में देखना है, इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं, एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसी में एक दिन के अंदर आपको ये करना है, ठीक है। पीवाईक्यू देखते हुए और बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये आपको दोनों देखने हैं। एक दिन आप फिर मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए रखिए, जिसमें आप एग्री और मिनरल डेटा, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप कवर करिए। और भी करंट अफेयर में जो ISFR डेटा होता है इसको एक बार देख लीजिए, जो नया आया है, ठीक है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, 5 जो है उसको आप एक बार देख लीजिए। और इंडेक्स एक जगह लिख लीजिए क्योंकि याद नहीं रहते हैं, इंडेक्स को अच्छे से देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, ये सारे नए इंडेक्स जो आए हैं 2025 में, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और कन्फ्यूज़न ना रहे कोई, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर में जो साइंस टेक के इवेंट्स हैं, ठीक है, जो भी इसरो के मिशंस हैं उनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। जिस तरह का पैटर्न होता है एग्जाम्स का, पीवाईक्यू देख करके पता चलता है। तो साइंस और टेक में इसरो के जो मिशन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अब UPPSC आयोग में, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अलग से कर लीजिए, लास्ट टाइम पर नहीं छूटनी चाहिए। और बाकी तो आप पढ़ ही चुके होंगे, काफ़ी टाइम मिल गया ROAR के लिए, लेकिन इतना अगर आप लास्ट टाइम पर कर लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरह से और पेपर भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।